मैं काफ़ी देर से कॉरिडोर के चक्कर काट रही थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। ये दर्द काफ़ी दिन से लगातार हो रहा था, मगर पहले बर्दाश्त के काबिल था और अब कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरा पति मनीष दुबई में जॉब के सिलसिले में रहता था और यहाँ सब काम मुझे ही देखने पड़ते थे। अब भी मुझे अकेले ही आना पड़ा था और इसी बात से मुझे तकलीफ़ हो रही थी। भला कोई तो हो जो साथ में दिल बहलाए, मगर मेरा तो ससुराल भी दूसरे शहर में था और मायका भी दूसरे शहर में। पति ने बड़े शौक से घर बनवाया था यहाँ कि शांत माहौल में रहूँगा, मगर खुद तो दुबई चले गए और मुझे अकेला यहाँ छोड़ गए। मिसेज नेहा, नर्स ने मेरा नाम पुकारा तो मैं डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ जाने लगी, जहाँ डॉक्टर विकास का केबिन था। वो अल्ट्रासाउंड किया करते थे और मेरी डॉक्टर रंजना के सब मरीजों का अल्ट्रासाउंड वो ही किया करते थे। डॉक्टर रंजना को सिर्फ डॉक्टर विकास की रिपोर्ट पर ही भरोसा था। मैं आराम से चलती हुई अंदर आ गई। डॉक्टर अभी कोई रिपोर्ट बनाने में बिजी थे। उन्होंने मुझे बेड पे लेटने का इशारा किया और खुद अपना काम करने लगे। मैंने पर्दा सरकाया और फिर से बराबर कर दिया और खुद बेड पे लेट गई, जहाँ लेडीज़ के लिए चादर रखी गई थी। मैंने चादर अपने ऊपर डाल ली। 5 मिनट बाद डॉक्टर की आवाज़ आई, मैं आऊँ मिसेज नेहा? उन्होंने विनम्र आवाज़ में पर्दे के पीछे से सवाल किया। आ जाए डॉक्टर, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। डॉक्टर ने आते ही मशीन ऑन की और कुछ सेटिंग करने के बाद मेरी तरफ हुए और अल्ट्रासाउंड करने के साथ साथ सवाल भी करते गए। लेकिन मैंने देखा कि अचानक उनके चेहरे की रंगत कुछ अजीब सी हो गई थी। अब वो मेरे सवाल के जवाब में सिर्फ हूँ हाँ कहे जा रहे थे। उनके चेहरे पर जो चिंता के भाव थे, मैं तो काफ़ी घबरा गई। क्या हुआ डॉक्टर? मैंने घबरा कर पूछा तो वो काफ़ी देर तक चुप रहे और बोले, आप एक काम करें, कल मेरे क्लिनिक आ जाए, बस यहाँ नज़दीक में ही है। इस जगह तो मैं डॉक्टर रंजना के कहने पर आया करता हूँ। आपसे सारी बात मैं आराम से करूँगा। फ़िलहाल आप घर चली जाएं। डॉक्टर रिपोर्ट बनाने लगा और मुझे एक बार गौर से देखा, फिर मुड़ गया। डॉक्टर, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? मैंने थोड़ा गुस्से में आकर कहा तो वो कहने लगे, नहीं, मैं डॉक्टर को बता देता हूँ, वो आपको आज के लिए मेडिसिन दे देगी। अभी आप जाएं। मैं नाराज़ होकर बाहर निकली। भला ये क्या बात थी? कुछ बता भी नहीं रहा था, ऊपर से अपने क्लिनिक आने को कह दिया। बाहर निकलकर मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर रंजना के लिए कोई इमरजेंसी केस आया था, तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया था और वो केस करवा कर ही वापस आती थी। ऐसा अक्सर हुआ करता था, उनको जाना पड़ जाता था, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मैंने नर्स को कहा कि मेरा दर्द से बुरा हाल है, प्लीज़ कोई दवाई दे दे। तो उन्होंने डॉक्टर से फ़ोन पे बात किया और अभी के लिए चंद मेडिसिन दे दी। मैंने फार्मेसी में ही पानी की बोतल लेकर वो गोलियां निगल ली ताकि कुछ तो फ़र्क पड़े। घर वापस आकर मैं बहुत रोई। ये भी क्या ज़िंदगी थी मेरी, अकेली जियो, अकेले मरो, हर दर्द तकलीफ़ परेशानी अकेले ही बर्दाश्त करो। पति तो बाहर बैठा है, बस नोट बनाने में लगा है और मैं यहाँ ये सब झेल रही थी। मैं काफ़ी देर तक रोती रहती थी। कुछ देर बाद मनीष की कॉल आई तो मैंने सारा गम और गुस्सा उन्हीं पर निकाल दिया। वो काफ़ी देर तक मुझे समझाते रहे, मगर मैं कुछ सुनने को तैयार ही न थी। मैंने फ़ोन काट दिया था और मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। शायद टैबलेट ने भी असर किया था, जिससे दर्द कम होते होते ख़त्म हो गया था। अब मुझे सुबह फिर जाना था डॉक्टर विकास के क्लिनिक। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। मैं सुबह उठी तो मेरा मूड बहुत फ्रेश हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे आराम की टैबलेट दी थी डॉक्टर ने, तभी तो मैं आराम से सो पाई थी और दर्द भी कम था, मगर फिर भी हो रहा था। मैंने नौकरानी से नाश्ते का पूछा तो वो जल्दी से मेरा मनपसंद नाश्ता बना लाई। मुझे भूख भी लगी हुई थी और इसी तरह रोज़मर्रा के कामों में शाम हो गई और मैं डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ जाने लगी को तैयार हो गई। कुछ ही देर में मैं वहां पहुंच चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे क्लिनिक में बुलाया और बैठने का कहकर दरवाजे को बंद कर दिया। मैं बेचैन हो गई कि उन्होंने दरवाज़ा क्यों बंद किया है और वो जल्दी से भागते हुए मेरे पास आए।
जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा नाम नेहा है और मैं एक खुशहाल घराने में पैदा हुई थी। पापा को लगता था कि मैं उनके नसीब खोलने आई हूँ। मैं जैसे ही पैदा हुई पापा को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और इसी प्रोजेक्ट की वजह से वो कहाँ से कहाँ पहुँचते चले गए। उनका छोटा सा कारोबार अब बहुत फैल चुका था। मेरे पापा मुझे प्यार से परी कहकर बुलाते थे। मैं बहुत लाड प्यार में पली बड़ी थी। रुपए पैसे की कभी कोई कमी ना हुई थी। मगर बड़े होते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था। मुझे महसूस होता था कि हमारे घर में कोई ऐसा राज छुपा है जो मुझे कभी मालूम नहीं हुआ था, मगर कुछ तो था जो छुपाया जा रहा था। मैं पापा और मम्मी को कई बार अकेले में किसी बात पर बहस करते हुए देखा करती थी, मगर वो मुझे देखकर ही चुप हो जाया करते थे। मैं चाहकर भी उनसे यह राज मालूम ना कर पाई थी। कॉलेज के बाद जब मैं अपनी छुट्टियां गुजार रही थी तो मैंने नोट किया, पापा के घर से जाते ही मम्मी ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म देती और उनके साथ कहीं चली जाती थी। पहले तो मैंने गौर नहीं किया, मगर फिर एक दिन जब मैंने पूछा तो मम्मी हड़बड़ा गई और कहा, नेहा बेटा, मैं जहाँ जाती हूँ वो मैं आपको नहीं बता सकती। इनकी इस बात पे मैं अजीब नज़रों से उनको देखने लगी। मम्मी, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बता सकती? मैंने अचंभे से कहा तो उन्होंने बड़ी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नेहा तुम परेशान ना हो, मैं बस अपने दोस्तों से मिलने चली जाया करती हूँ, घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। उन्होंने मुंह मोड़कर कठिनता से कहा, मम्मी ये क्या बात हुई भला? अपने घर में कौन बोर होता है? और अब तो मैं भी घर पे होती हूँ। मुझे बड़ी हैरत होने लगी थी। भला ऐसी भी क्या बात थी? वो अपनी इकलौती बेटी के साथ वक्त गुजारने के बजाय दोस्तों के पास चली जाती थी। मेरी बात पे वो बस सर झटक कर वहाँ से चली गई। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी उनके बात सुनकर, जबकि पापा तो जब भी घर में होते बस मेरे ही आगे पीछे रहा करते थे और उनकी हर मुमकिन कोशिश हुआ करती थी कि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। वैसे तो मम्मी भी मुझे बहुत प्यार दिया करती थी, मगर आज उनका रवैया कुछ अजीब सा था। मैंने जब सोचना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि मम्मी मुझे पापा से लाड करते देखकर कुछ उदास हो जाया करती थी। अब तो मुझे शक होने लगा कि वो मेरी सौतेली माँ तो नहीं है, मगर ये कैसे मुमकिन था? मैंने अपनी पैदाइश की फ़ोटो देखी थी। उनमें मम्मी ही थी जो हॉस्पिटल में मुझे गोद में लिए मुस्करा रही थी और उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। मैं जब छोटी थी तो बहुत डर जाया करती थी वो ड्रिप देखकर और पूछा करती थी, मम्मी आपके हाथ में ये क्या हुआ है? तब वो हंस देती और कहती, जब आप पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे ये ड्रिप लगाई थी ताकि मुझे ताकत मिले और मैं आपका ख्याल रख सकूं। ये बातें याद आती तो मेरा ये शक दूर हो जाया करता। मगर घर में जो कुछ हो रहा था वो कुछ अलग सा था। एक बार मैंने मम्मी का पीछा करने का सोचा और दूसरे दिन मैं उनके जाने से पहले ही तैयार बैठी थी और मैंने कैब भी मंगवाई थी जिसे मैंने घर से कुछ दूर रुकने को कहा था, और जब मम्मी चली जाती तब मैं उनका पीछा करती। उसके बदले कैब वाले ने डबल किराया लिया था। मम्मी के घर से निकलते ही मैं भी बाहर आ गई और ड्राइवर को मम्मी की कार का पीछा करने को कहा। यूँ हम काफ़ी देर तक उनका पीछा करते रहे। पहले तो एक रेस्टोरेंट में गई और वहाँ से ढेरों बॉक्सेस अपने कार की डिग्गी में रखवाए जिसमें शायद खाने का सामान था, और फिर एक गिफ्ट शॉप में गई जहाँ से उन्होंने बच्चों के लिए बलून्स और गिफ्ट वगैरह खरीदी और वो भी कार में रखवाए। उसके बाद वो एक एनजीओ में गई और वहाँ काफ़ी देर तक अंदर रही। मैं देख रही थी कि ड्राइवर ने एक बंदे के साथ वो खाने पीने का सामान निकलवाया था और अंदर ले गया, मगर कुछ फूल और बलून वगैरह मम्मी अपने हाथ में लेकर अंदर गई थी। बाकी का सामान ड्राइवर ने निकलवाया था और तकरीबन 2 घंटे बाद निकली थी। जाते वक्त तो जितनी खुश लग रही थी, वापसी में उनका चेहरा उतना ही उतरा हुआ था। वो गाड़ी में बैठकर रवाना हुई और मुझे लगा वो घर की तरफ जाएंगी। तभी मैंने जल्दी से टैक्सी ड्राइवर को वापस चलने का कहा और
मेरी जल्दी जल्दी मचाने पे वो काफ़ी जल्दी ही मुझे घर ले आया। मैंने उसको किराया दिया और जल्दी से अंदर की तरफ भागी। मैंने नौकरानी को कुछ नहीं बताया था कि मैं कहीं बाहर गई थी और ना ही किसी ने मुझे जाते देखा था। बस वापस आते देखा था चौकीदार ने, और कुछ सवाल नहीं किया था। और मम्मी की भी आदत नहीं थी कि वो नौकरानी से पूछताछ करती। लेकिन मेरी उम्मीद के परे मम्मी 2 घंटे बाद वापस आई। अब मैं पछता रही थी कि मैं इतनी जल्दी क्यों वहाँ से वापस आ गई। मैंने मम्मी की तरफ गौर से देखा। वो काफ़ी थकी थकी सी लग रही थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनको गले से लगाया तो वो मेरी इस अचानक हरकत पर हंसने लगी। पगली, क्या कर रही हो? अपनी प्यारी सी मम्मी से प्यार कर रही हूँ, मैंने लाड से कहा। तो उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। मुझे बहुत पछतावा होने लगी थी कि मैंने अपनी मम्मी को गलत समझा। वो तो नेक काम के लिए जाया करती थी और शायद इसलिए मुझे नहीं बताती थी, क्योंकि नेकी बर्बाद ना हो जाए। उस दिन के बाद मैंने उनका खोज खबर लेना छोड़ दिया। वैसे भी मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला था। मैं अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस थी। अब मैंने आगे की प्लानिंग पे ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर मैंने एक रात जब पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगी तो मुझे पापा के कमरे से बातों की आवाज़ आने लगी। वो बातें ही नहीं, हमेशा की तरह बहस की आवाज़ें थी। मुझे जानने की इच्छा हुई तो मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनना शुरू किया। मुझे मालूम था कि ये बात ठीक नहीं है, मगर ये मेरे माँ बाप का सवाल था और मुझे हर बात हर हाल में जाननी थी, क्योंकि वो हर वक्त ऐसे ही लड़ा करते थे। आखिर ऐसी क्या बात थी जो उनको सुकून से रहने ही नहीं देती थी? मुझे अब उनकी बातें सुनाई दे रही थी, बल्कि दरवाज़ा भी हल्का सा खुला हुआ था। मुझे वो दोनों दिखाई भी दे रहे थे। मैंने मम्मी को पापा से उलझते हुए देखा था और पापा बिल्कुल ना में गर्दन हिलाए जा रहे थे। ये नामुमकिन है सुषमा, मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ। अब तुम ये बहस बंद कर दो। वो अचानक गुस्से में आ गए थे। मम्मी रोने लगी थी। आखिर क्यों करते हैं आप ये सब? क्या मेरा कोई हक नहीं है इस घर पर? वो भी चिल्लाने लगी थी। मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैं अंदर चली गई। बिना सोचे समझे मुझे देखकर उन दोनों का रंग उड़ गया था। मम्मी ने जल्दी से मुंह छुपा घुमाकर आंसू पोंछे और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, जबकि पापा मेरी तरफ आने लगे। नेहा बेटा, आप यहाँ इस वक्त? पापा काफ़ी बौखलाए लग रहे थे और मेरे कंधे पे हाथ रखकर मुझे सोफे पर बिठाया। ये सब क्या हो रहा है पापा? आप लोग क्यों इस तरह लड़ते रहते हैं? आज मैं भी सब जान लेना चाहती थी। कुछ नहीं गुड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपकी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं उनको यही समझा रहा था कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर वो मान ही नहीं रही। अब देखो ना, इस बात पर मुझे गुस्सा तो आएगा ना। वो मुझे बहलाने लगे। पापा क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? मैंने उनके हाथ में अपना हाथ रखा तो वो नज़रें चुराने लगे। ये आज की बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है। मैं रोज़ ही आप लोगों को झगड़ते देखती हूँ। मैंने महसूस किया है मम्मी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। कोई बात उनको खाए जा रही है। प्लीज़ आप मुझे बता दें। मैंने पापा को ये सब कह तो दिया था, मगर उनका उतरा चेहरा देखकर मुझे रोना आ गया। पापा आई लव यू। मुझसे आप लोगों का यूँ उदास नहीं देखा जाता। प्लीज़ मुझे सच सच बता दे। मैं अचानक फूट फूट कर रो पड़ी और पापा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मुझे महसूस होने लगा था कि उनके आंसू भी मेरे बालों पर गिर रहे हैं। मेरा दिल और भी दुखने लगा था। आज मैंने अपने हंसते मुस्कुराते पापा को भी रुला दिया था। कुछ देर बाद मम्मी भी वॉशरूम से निकल आई थी और मुझे अब तक वहाँ बैठे देखकर चौंक गई। नेहा, तुम अब तक यहीं हो बेटा? चलो अपने रूम में जाओ, पापा को परेशान मत करो। वो मेरी तरफ आई और मेरा हाथ थामकर उठाने की कोशिश की, मगर पापा ने मुझे थाम लिया था। रहने दो सुषमा, अब हमारी बेटी इतनी समझदार हो गई है कि अपने माँ बाप का दुख समझ सकती है। पापा ने रुआसा होकर मम्मी से कहा। तो मम्मी फिर से रोने लगी और मैं बस हक्का बक्का उन दोनों को देखते जा रही थी। आखिर ऐसा क्या राज था कि वो दोनों रोए जा रहे थे? मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल बढ़ने लगे थे और मैंने जल्दी से मुंह खोला। पापा मुझे जल्दी से बता दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है।
फिर पापा ने जो बताया वो मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा हो सकता है। पापा ने बताया, मम्मी और पापा आपस में फर्स्ट कज़न थे। उन्होंने अपनी पसंद से मम्मी से शादी की थी। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। फिर शादी के 3 साल बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ जो कि बहुत खूबसूरत और प्यारा था। वो मुझसे 5 साल बड़ा था। उन्होंने उनका नाम राहुल रखा था। वो जब पैदा हुआ था तो पापा ने बहुत बड़ा जश्न मनाया था। पापा के तो पैर ज़मीन पर ना टिकते थे। पापा और मम्मी अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे कि एक दिन राहुल की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो काफ़ी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसको स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से उसकी दिमाग की नसों पर गहरा असर हुआ है। अब वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे, हिलने डुलने में भी नाकाम थे। पापा ने उसकी काफ़ी टेस्ट करवाए, मगर जब उन्हें असल बात मालूम पड़ी तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। जब शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने उनको बताया कि आपके बच्चे को स्ट्रोक नहीं हुआ है, बल्कि ये तो पैदाइशी ऐसा है, इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने अफसोस से कहा। पापा तो जैसे ये बात सुनकर टूट चुके थे। मगर डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। देखिए, मैं आपको सलाह देता हूँ कि अब आप दूसरा बच्चा करने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपकी कजिन मैरिज है। जैसे ही आपने बताया कि आप दोनों के माँ बाप की भी कजिन मैरिज थी, तो ये सब इसी वजह से हुआ है। कजिन मैरिज अगर 3 नस्लों तक ट्रांसफ़र होती रहे तो कई कॉम्प्लिकेशन हो जाया करती हैं, जैसे कि किसी को तो औलाद ही नहीं होती, किसी को तो होती है तो जिंदा नहीं रहती, या कोई दिमागी खलल या फिर कोई और बीमारी लग जाती है। आपके साथ भी बदकिस्मती से यही हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर मम्मी और पापा बिल्कुल टूट चुके थे। मम्मी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। सारा दिन बच्चों के साथ लगी रहती, उनको कोई होश न था। उनके कपड़े कई कई दिन तक मैले हो जाया करते थे, मगर उनको कुछ होश न होता था। राहुल जब 5 साल का हुआ तो अचानक माँ की तबीयत खराब रहने लगी, तो मालूम हुआ कि वो फिर से गर्भवती थी। पापा बहुत गुस्से में आ गए थे। उन्होंने वो बच्चा गिराने की कोशिश की, मगर मम्मी की जान को खतरा था और यूँ मैं इस दुनिया में आ गई, और वो भी बिल्कुल सही सलामत। उन दोनों के दिल में जो संदेह थे वो सब अपने आप खत्म हो चुके थे। मुझे पाकर जैसे उनको नई जिंदगी मिल गई थी। मगर मम्मी अब भी राहुल के लिए बेचैन रहा करती थी, और उनका हल पापा ने ये निकाला कि उसे एक एनजीओ में भेज दिया। पापा ने उनको ढेरों रकम दी थी और भाई के लिए एक अलग से कमरा भी दिलवाया था और ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया की थी। अपनी खास नौकरानी भी उनकी देखभाल के लिए रखी थी। मगर मम्मी इस बात पर राजी नहीं थी। उनका दिल खून के आंसू रो रहा था जब पापा ने ज़बरदस्ती राहुल को वहाँ भिजवाया था, ताकि मुझ पे कोई गलत असर ना पड़े। और अब इतने सालों बाद मम्मी रोज़ अपनी ममता से मजबूर होकर भाई से मिलने जाया करती थी। वहाँ वह व्हील चेयर पर बैठे हुए उनको देखकर खुश हो जाया करता था। मम्मी देर तक उनके पास बैठा करती और अपने हाथों से खाना खिलाती, मगर पापा अब भी उनको घर वापस लाने पे राजी नहीं थे कि कहीं मेरे दिमाग पर असर ना पड़े। वो मुझे ये बात भी मालूम नहीं होने देना चाहते थे, मगर आज मैंने वो राज जान लिया था कि क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं होती थी, और पापा इतने कठोर कैसे हो सकते थे। अपने बेटे को खुद से दूर रखते थे और कभी उनसे मिलने भी ना गए थे कि उसने अपने बेटे की ये हालत देखी ना जाती थी। अब वो जवान हो गया था। उसकी दाढ़ी मूछ निकल आई थी और मम्मी रोज़ उसकी शेविंग करवाया करती थी। उस मासूम को तो कुछ पता ही नहीं था। ये जानकर मुझे जितनी तकलीफ़ हो गई थी वो मैं ही जानती थी। मैंने पापा से जिद की कि हम कल ही भाई को यहाँ लाएंगे। इतना कुछ होते हुए वो क्यों किसी एनजीओ में रहे। मैं सोच सोच कर रोए जा रही थी, और मेरी नींद जिद से मजबूर होकर दूसरे ही दिन पापा भाई को घर ले आए। वो बहुत खूबसूरत थे। मुझे उन पर टूटकर प्यार मैंने देखा। मम्मी के चेहरे से खुशी झलक रही थी। आखिर इतने सालों के बाद वो अपने जिगर के टुकड़े को अपने साथ लाई थी।
अब हम दोनों माँ बेटी भाई का बहुत ख्याल रखते थे। भाई में भी काफ़ी बदलाव आता नज़र आ रहा था। मैंने देखा वो पागल नहीं थे, बस उनका दिमाग छोटा रह गया था। वो खुद को छोटा सा बच्चा समझते थे और वो बातें भी किया करते थे। कभी कभी तो ऐसी बातें करते कि सयाने भी शर्मा जाए। अब पापा भी खुश थे। मेरी राहुल से काफ़ी दोस्ती हो गई थी। मैं उसके लिए रोज़ चॉकलेट लेकर आती तो वो बहुत खुश होते। इस तरह दिन गुजरते गए और मेरे कजिन का रिश्ता आया मेरे लिए, मगर पापा ने पहले ही उनको मना कर दिया और जल्द ही मेरी शादी मनीष से करवा दी। मैं उनको पाकर बहुत खुश थी और वो हर 4 माह बाद विदेश से आया करते थे। अब की बार भी उनको गए हुए 4 माह हो गए थे और मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मगर आज जो डॉक्टर विकास ने मुझे बताया था, मेरे पैरों तले से तो ज़मीन निकल चुकी थी। डॉक्टर का कहना था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर मेरे पेट में जो बच्चा है वो शायद शारीरिक तौर पर ठीक नहीं। 3 साल बाद मुझे ये खुशखबरी सुनने को मिली थी और साथ में ये भयानक बात भी। हे भगवान, ये सब क्या था? मेरा सर चकराने लगा था। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने मुझे संभाला। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे तो पता नहीं चला मैं 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अपने आंसू छुपाते हुए पूछा। हौसला रखिए मैडम, होता है कभी कभी ऐसा। और आपका पहला बेबी है तो आपको ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं था। लेकिन आप परेशान ना हो, इसका हल है मेरे पास। वो मुझे तसल्ली देने लगा और कहा, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप ये बच्चा गिरा दें। उसने कहा तो मैं अचानक उछल पड़ी। ये सब आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं ये गुनाह बिल्कुल नहीं करूँगी। मैंने उनको बहुत सुनाई और वहाँ से निकल आई, जबकि वो कहते रहे कि मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं घर पहुँचकर बहुत रोई थी। मैं मनीष को भी ना बता सकी थी, लेकिन जब मैंने मम्मी को बताया तो वो बहुत परेशान हो गई और मुझे कहा कि किसी को बताए बगैर ये बच्चा गिरा दो, वरना बहुत पछताओगी। मम्मी की बात सुनकर मुझे शौक लगा। मम्मी, क्या आप मुझे मार सकती हैं? मैंने पूछा तो वो परेशान हो कहने लगी, ये कैसी बात कर रही हो? कोई माँ अपनी औलाद को कैसे मार सकती है? तब वो अचानक खामोश हो गई। उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया था। मैं भी माँ थी और कैसे अपनी औलाद को मार सकती थी। मैंने भगवान पर भरोसा किया और सब उसी पर छोड़ दिया है। मैं अब हमेशा भगवान को याद किया करती थी। मैंने मनीष को भी सब कुछ बता दिया था। वो भी चुप हो गए थे। मैंने डॉक्टर के पास जाना भी छोड़ दिया और ना अल्ट्रासाउंड करवाती। बस मुझे अपने भगवान पे भरोसा था। सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखा करते थे। लेकिन जब 9 माह बाद मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। मेरा यकीन जीत गया था। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखकर खुश होकर बताया, ये तो चमत्कार ही हो गया। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। और मैंने अपने भगवान का शुक्र अदा किया जिसने मुझे मायूस नहीं किया था। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।